मैं जुनूनी हो गया था। पागल नहीं हो जाता कोई। मुझे लगता था बस यही है और मेरे को होड़ लगी थी पढ़ने की। आप जितनी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आए तो कितनी सारी क्या काउंट था उन सीढ़ियों का, आपकी शर्ट के कितने बटन हैं एंड ऑल दैट। कॉफी विद करण वाले सवाल है ना कि 3 चीजें बोलिए अगर आप करना चाहेंगे व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग। आपके अच्छे कौन से लोग लगते हैं? देखिए मैं बताऊंगा, बड़े ग्रुप बिल्कुल ही बनाने चाहिए। वो बिल्कुल आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और डिविएट करने के लिए काफ़ी हैं। डॉक्टर होने की वजह से हमें कोई हैंड राइटिंग वैसे हमारी कोई ज़्यादा इंस्पायरिंग हैंड राइटिंग नहीं होती है। जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के बगैर चला वो ऐसे चला जैसे जीपीएस के बगैर गाड़ी चली। ये जो वो रेजिस्टेंस है ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टू बिलीव मी, वो कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक और आज की यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में इंडिया गेट पे कर्तव्य पथ पर और इस कर्तव्य में हमारे साथ माने के लिए आज है आईएएस शाह फैसल। शाह फैसल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ तक पर। यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास में वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, वो भी खासकर आपने कर्तव्य पथ पे ये प्रोग्राम किया, तो इट्स ऑल्सो अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। जी, अच्छा, क्योंकि हम यहाँ पर यूपीएससी से जुड़ी बात करते हैं, सबसे पहले मतलब मैं बिगिनर लेवल बात से ही शुरुआत करूँगी कि कई स्टूडेंट्स होते हैं, पता तो है कि अफसर बनना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, देश के लिए काम करना है, जैसे आप कर रहे हैं, आइडल मानते हैं। ऐसे में बिगिनर्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, सपना देखते हैं, शुरुआत अपनी कहाँ से करें? मुझे लगता है कि बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ी जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि क्या उनको सच में सरकारी नौकरी करनी है कि नहीं करनी है। क्या इनको गवर्नमेंट में काम करना है कि नहीं करना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी को आइडल मान के चलें, किसी से वो इंस्पिरेशन ले लें। जैसे हम सब की अगर आप स्टोरीज देखेंगे, जो भी ऑफिसर्स, आप किसी से भी बात कर लीजिए, किसी न किसी ने, कोई हमारा जो सीनियर रहा होगा, कोई जान पहचान का रहा जी, होगा, उसने हमें इंस्पायर किया होगा। मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस जो मेरी लाइफ की रही, जी। हमारे वहाँ के मशहूर आजी साहब थे। हुँ, पुलिस यूनिफॉर्म देख के पहले मैं फैसिनेट हुआ कि यार ये मुझे करना है। हुँ, तो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है वो आप में जो पैशन डेवलप हो जाता है वो तब देख के आता है जब आप किसी को रोल मॉडल मान के हुँ। चलते हैं। तो हर एक एस्पिरेंट की मैं, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि उनको पहले चूज़ करना चाहिए कि किसको वो देखते हैं। बिकॉज़ कल जब उनको पता है कि मुझे ये बनना है, तो फिर आपका जर्नी बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आपको कहाँ जाना है। फिलहाल तो फैसल, आपको 2009-10 से आपको आइडल मान रहे हैं स्टूडेंट्स और कई बार हमें ये सवाल भी आया है कि आपको यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि आपसे जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो बिगिनर्स की क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं, जी। ये जो बिगिनर्स हैं कई बार सोचते हैं कि भाई पढ़ना है यूपीएससी के लिए तो उन खास अड्डों पे आना पड़ेगा जो दिल्ली में है या कोई और स्टेट में अलग अड्डे हैं, मुखर्जी नगर है। यहाँ आना ज़रूरी होता है या आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि यूपीएससी का जो शुरुआती दौर होता है, वो एक्सप्लोरेशन का दौर है। जी। उसमें आपको देखना है कि बेसिक चीज़ें जो एग्ज़ाम के बारे में वो आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को पहले ही बहुत डर लगने लगता है कि यार मुश्किल एग्ज़ाम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 10 लाख कुछ लाख लोग अप्लाई करते हैं, हुँ, तो यार क्या मैं कर पाऊँगा? सो पहला चीज़ जो डाउट क्रिएट होता है माइंड में बंदे के कि यार मैं कर नहीं पाऊँगा। जी। दूसरा, उसको अपने रिसोर्सेज पे नज़र पड़ने लगती है कि मैं तो दूर के किसी इलाके में हूँ, शायद मुझे दिल्ली आना पड़ेगा, जैसे हुँ, आपने बहुत अच्छा कहा कि किसी और सिटी में जाना पड़ेगा, कोचिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है पिछले 100 साल की ये जो एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज की, जब से शायद ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है 150 साल से, तब से ये है कि ये एग्ज़ाम ख़ासकर जब से यूपीएससी इसको हुँ, कंडक्ट कर रहा है कि यूपीएससी आपको सरप्राइज़ कर देता है। हुँ। और ऐसा एक बैलेंस्ड और लेवल प्लेइंग फील्ड यूपीएससी देता है जिसमें दूर दराज इलाकों के जो बच्चे हैं वो भी ये सपना देख सकते हैं। छोटी छोटी किताबों से, बेसिक न्यूज़पेपर से जी। तैयारी स्टार्ट करके, छोटे छोटे जर्नल से तैयारी, खासकर आज के ज़माने में अब इंटरनेट से तैयारी जी। स्टार्ट करके वो अपने इस सपने को ये साकार कर सकते हैं। हुँ, ये मेरा पूरा बिलीफ है। अगर आप कोचिंग जाते हैं, दिल्ली आते हैं, शायद आपका जो सफ़र है वो आसान हो सकता है। जी। लेकिन अगर आप अपने इलाके में जहाँ भी आप बैठे हुँ, हैं, वहाँ पे भी ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। जी। क्योंकि एग्ज़ाम का फ़ॉर्मेट ऐसा बनाया गया है कि ये आपको लेवल प्लेइंग फ़ील्ड देता है। जो आपको लगता है कि कोचिंग वाले आपको शायद पास कराएँगे, हुँ, डेफ़िनिटली उनके वहाँ जाने से मदद होती है। मगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खुद तैयारी की है और खुद वो बहुत हाई रैंक्स पे वो आगे आए हैं। आपने भी अपनी तैयारी खुद की थी?
मैंने भी बिल्कुल, मैं मेडिकल कॉलेज से जो ही निकला था तो मुझे ख्याल आया कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं बड़ा पैशनेट जी। हूँ। अपनी मेहनत से हमने कश्मीर में स्टार्ट किया। हमें जी। तो उन दिनों वहाँ कोई मटीरियल भी अवेलेबल नहीं था। जी। लेकिन जब आप में वो एक्सप्लोरेशन की कैपेसिटी आती है कि आप खुद देखना चाहते हैं कि कैसे हुए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, कौन है वो लोग जिन्होंने क्वालिफ़ाई किया है। उन जी। दिनों सोशल मीडिया का इतना रेंज भी नहीं हुँ। था जितना आज अवेलेबल है। जी। मैं तो सच बताऊँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी आईएएस ऑफिसर के साथ मुलाकात नहीं की थी। हम तो किसी ऐसे भी बंदे से नहीं मिले थे जिसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। जी। बाद में जो हमारे जिनके इंस्पिरेशन के बारे में मैंने बात की कि कुछ सीनियर ऑफिसर्स आए, उन्होंने हमें गाइड करना स्टार्ट किया। उससे पहले वी डिडंट नो एनीथिंग। लेकिन आज ऐसा दौर है सोशल मीडिया का, उसको आप एक तरह से एडवांटेज मान लीजिए या कईयों के लिए डिसएडवांटेज भी वो कहा जाता है। लेकिन आज आप सीधे अपने ऑफिसर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप सीधा उनसे कह सकते हैं कि क्या आप हमारे मेंटोर बनेंगे, और ऐसे पॉसिबल है ये? हमें तो इतनी मैसेजेस आती हैं कि डायरेक्टली ट्विटर पे आती हैं, ईमेल पे आती हैं, फ़ोन नंबर पे भी आती हैं कि जी हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और देखिए, हम मुझे लगता है पिछले 10-20 साल से जो सिविल सर्वेंट्स का क्लास है, ये लोअर एंड मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे आते हैं। हमने ये स्ट्रगल सब ने देखी हुई जी। होती हैं और हम सब ने ये मैसेजेस किसी न किसी को की होती हैं। तो मैं कहूँगा कि बाय एंड लार्ज मोस्टली जो मैंने देखा, जो ऑफिसर्स हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं ऐसी मैसेजेस को, वो वेलकम करते हैं। हर कोई चाहता है, देखिए मुझे कई साल हुए एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किए हुए। कभी-कभी मुझे ये ऊट-पटांग भी लगता है कि क्या मैं अभी भी एग्ज़ाम कोचिंग लोगों की कराता हूँ। बट शायद जो बेसिक रूल्स एग्ज़ाम के हैं वो सेम है, और जो ये चीज़ें हैं जिन पे बात होनी चाहिए कि क्या हम में वो कैपेसिटी है कि हम अब आगे आए हैं, कुछ वापस दे दें। जी। हमें भी किसी ने तो कभी हेल्प की है, तो हम क्या किसी और की हेल्प कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी डेमोक्रेटाइज़ हुआ है और एक्सेसिबिलिटी काफ़ी बढ़ी हुई है। तो मतलब स्टूडेंट्स चाहें तो आपको सोशल मीडिया पे ऑलरेडी तंग कर मेरे सकते हैं? पास हर जगह से जहाँ से मैसेजेस आते हैं, मैं जी। कोशिश करता हूँ जितने लोगों की, जहाँ जितना मैं समझता हूँ एग्जाम को गाइडेंस कर सकें, जी। और वही सब कुछ, सब आई थिंक सब लोग वही कर रहे हैं। जी। और क्योंकि आपने कहा कि दूर दराज के लोग जो हैं या रिमोट एरियाज में जो लोग हैं, गरीब परिवारों से जो आते हैं, वो कई बार ये सोचा जाता है कि कोचिंग अफोर्ड वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो उनके पास क्या ऑल्टरनेटिव है? जैसे आपने कहा सेल्फ कोच अपने आप को कर सकते हैं, मतलब अगर ऐसी 2-3 शॉर्ट में आप बातें बता पाएं कि सेल्फ कोच अपने आप को किस तरह से करें? सेल्फ कोचिंग के लिए देखिए, पहले ये समझना है कि ये एग्जाम का फॉर्मेट ऐसे बनाया गया है कि आपको बहुत ही शुरुआत से ऊपर चला जाना है, आप टॉप से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सब लोग आपको कहते हैं कि पहले आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जी। बेसिक जो आपने क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ी होती हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने मास्टर किया होता है अपने उस लेवल को। स्कूल, हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल की जो लेवल है ना, अगर आप पहले उसको स्ट्रेंथन करेंगे, उसके बाद आपके रास्ते बहुत आसानी से खुलने लगते हैं। हमें लगता है सीधे पहले मुझे कोचिंग सेंटर के नोट आने चाहिए, लेकिन हमने देखा है जो भी बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया एग्जाम को, पहले उन्होंने अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया था। वो चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आईआर, करंट अफेयर्स की जो बेसिक्स हैं, मैपिंग की बेसिक्स, कि आप वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप समझ सकें, आप टर्मिनोलॉजीज बेसिक सब्जेक्ट्स की समझ सकें, आप ज्योग्राफी को समझ सकें, आपको हिस्ट्री का सेंस हो, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न का, आपको थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री का सेंस हो। वो जो बेसिक्स है ना, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए छोटा सा मैगजीन आता है 10 रुपए वाला, उसकी छोटी सी एनसीईआरटी बुक आती है बहुत ही कम प्राइस में, आपके घर में ऑलरेडी होती है। तो मैं जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज हुई है ना, उसका मतलब ये है कि नॉलेज की एक्सेस हर किसी तक है, और अब तो सोशल मीडिया की वजह से एक्सेसिबिलिटी इतनी बड़ी है, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ये क्लेम कर सकता है कि उसको जी एक्सेस नहीं थी आज रिसोर्सेज की। देयर इज सो मच ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन यूट्यूब कि बच्चा कहीं जंगल में, पहाड़ पे भी चला जाए ना तैयारी करने के लिए, बिल्कुल आराम से हमारे देश में वो कर सकता है। जी। और क्योंकि ये जो बच्चे दूर दराज से आते हैं, आपने बताया कि किस तरह वो अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं, सोशल मीडिया भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। अगर अखबार की बात करें, अखबार सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म है, और कहीं ना कहीं थोड़ा हम उसको भूल भी गए हैं, ये भी इनकार नहीं कर सकते, और इसमें सोशल मीडिया का भी थोड़ा बहुत दोष है यहाँ पर। क्या लगता है कि यूपीएस खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों को कितना अखबार पढ़ना चाहिए, और अखबार पढ़ना इनफ रहेगा उनके लिए? देखिए, अखबारों ने भी अपने आप को अडॉप्ट किया टेक्नोलॉजी के साथ, और अब जो सब न्यूज़पेपर्स हैं, मेन न्यूज़पेपर्स हैं, उनके पीडीएफ वर्जन्स आपको मिलते हैं, ई पेपर्स मिलते हैं। तो और ई पेपर्स की सब्सक्रिप्शन भी आप देखेंगे कोई उतनी महंगी नहीं है, बहुत ही इट्स वेरी वेरी चीप। तो ई पेपर्स की सब्सक्रिप्शन लेके 1 या 2 अखबार जो भी आपको लगता है आपकी रिक्वायरमेंट पूरा करता है। देखिए, प्रॉब्लम हमारी यहाँ ये भी आती है कि आपको
एक ऑफिसर से आप बात करेंगे, वो बोलेगा 2 अखबार पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू पढ़ो। दूसरे से आप बात कराएंगे इसी प्रोग्राम में, वो बोलेगा नहीं जी 3 पढ़ो, नहीं जी 1 पढ़ो, वो वाला पढ़ो। मैं कहूँगा कि हर जो एस्पिरेंट है उसको अपना जर्नी खुद देखना चाहिए, उसको अपनी रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए कि मुझे कितनी रीडिंग करनी चाहिए, कितना मेरे जैसे उसका, अब आप बोलेंगे वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है जब आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखते हो। जिस तरह हम आईना देखते हैं ना, अपने आप को देखते हैं और समझते हैं कि हम कैसे हैं, वैसे ही प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं। जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के बगैर चला, वो ऐसे चला जैसे जीपीएस के बगैर गाड़ी चली, वो कहीं पहुंचने वाला नहीं है। आपको पहले अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख के अपना असेसमेंट करना चाहिए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स के जो भी सब्सक्रिप्शंस आपको हैं, अब तो ऐसी चीज़ें आई हैं कि आप वो टेलीग्राम ग्रुप्स पे फ्री मिलते हैं। आप, मुझे लगता है क्रिएटिविटी का सवाल है और आपको एक्सेस की आज कोई गुंजाइश नहीं, आपको हार्ड वर्क करना है। मटेरियल तो जितना आप चाहें वो अवेलेबल है ऑनलाइन। जी। और यही जो आपने कहा कि मटेरियल जितना आप चाहें अवेलेबल है, सब मतलब एवरीथिंग अंडर द स्काई इज अवेलेबल, लेकिन इस सब में अपने लिए पिक एंड चूज करना, क्योंकि हर किसी के लिए एक बात लागू हो जाए ऐसा तो नहीं होगा कि आप कुछ बताएं और वो सब पर लागू हो जाए, सबके लिए इफेक्टिव हो जाए, क्योंकि हर किसी को अपने इनिशिएटिव से, अपने तरीके से तो वर्कआउट करनी ही है चीज़ें। तो ऐसे में जब इतना सारा सोर्सेज है, इतना मटेरियल है और ऊपर से कोचिंग वाले भी हैं बीच में, तो ऐसे में क्या किया जाए फिर? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपने पॉइंट आउट किया वो यही है कि इस पूरे समंदर में जो नॉलेज का है, इसमें आप डूब जाएंगे कि आप तैर जाएंगे। आप कैसे मैनेज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ कि हर बच्चे को वही चीज़ जो है ना, क्वालिफाई करने वालों में और फेल करने वालों में सिर्फ वो फ़र्क है। आपको सही चीज़ें पढ़नी है और आपको समझना है कि देखिए इस छोटी सी प्रिपरेशन के टाइम में आप पूरी दुनिया को कॉन्कर नहीं कर सकते हैं, आप सारी लाइब्रेरीज को मग अप नहीं कर सकते हैं। आपको समझना है कि एक बाउंड्री रखी है यूपीएससी ने, जो पिछले 20 साल के एक पेपर्स को अगर आप देखेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे, उन पे आप लिखना स्टार्ट करेंगे, आपको एक सेंस मिलना स्टार्ट करेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज आपसे एक्सपेक्टेड है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन से एक लेवल तक आपको एक्सपेक्ट किया जाएगा और उस लेवल को आपको समझने की ज़रूरत है। उसके लिए ज़रूरी है आप मॉक टेस्ट्स दे दें, आप बाकी बच्चों से बात करें, लोगों के इंटरव्यूज सुनें, और ख़ासकर जो मैं मानता हूँ, एक वो सेंस पाने के लिए आपको जितना चाहे उतना प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पे आपको मेहनत करनी चाहिए। लोग बहुत इग्नोर करते हैं इस चीज़ को, उनको लगता है बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आप प्रीवियस पेपर्स, क्वेश्चन पेपर लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसमें आप क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, आप डिमोटिवेट होते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ये जो वो रेजिस्टेंस है ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस चीज को शायद समझने की जरूरत है जी। और इंटरव्यू की, क्योंकि आपने यहाँ बात की, इंटरव्यू को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है, बहुत ज़्यादा हाइप भी क्रिएटेड रहती है कि कैसा होता है, कैसा नहीं होता। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू के लिए, जैसे आपने कहा लिखित के लिए तो आप सैम्पल पेपर्स जो है प्रीवियस देखना ज़रूरी है, उसे वर्कआउट करना ज़रूरी है, लेकिन इंटरव्यूज़ के लिए आप क्या करें? देखिए, मैं कल एक एग्जीबिशन में गया हुआ था, तो वहाँ एक बच्चा मेरे को मिला, तो उसने कहा कि पता नहीं कैसे उसने पहचान लिया मुझे, तो मुझे कहा मुझे इंटरव्यू के बारे में। मैंने बोला आपने कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया? बोला मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए, नहीं हो पाया। देखिए, हर एक स्टेज को अपने आप में एक एंड मान के चलना है। बहुत बच्चे ये भी करते हैं कि प्रीलिम्स को ऐसे ही छोड़ के वो इंटरव्यू या मेंस के बारे में बातें करना स्टार्ट करते हैं। पहले जी जान लगा कि आपको एक स्टेज क्वालिफाई करना है, सारा फोकस उस पर लगाना है, खासकर प्रीलिम्स के बारे में जब हम बात करते हैं। इंटरव्यू, बिलीव मी, वो कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको अपनी आर्टिकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस करना है, आपको बात करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग क्यों इतना ज़रूरी है बच्चों के लिए? पब्लिक स्पीकिंग या आपकी शाइनेस ख़त्म होना, या आपको पता भी होता है इन सवालों के जवाब, आप बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हेजिटेशन आने लगती है। तो वो जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, उसको होन करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट करें लोगों के साथ। आपके दोस्त हैं, उनके साथ डिस्कस करें वेरियस इश्यूज़ को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़, नॉलेज तो आपके पास ऑलरेडी होती है। बच्चों का मैंने देखा वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने बोल नहीं पाते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने कभी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस नहीं किया होता है। तो आई थिंक कम्युनिकेशन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। जिस भी लैंग्वेज में आप बात करना चाहिए, हिंदी करें, इंग्लिश करें, जो भी आपकी मीडियम है जो आपने चूज़ किया है, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो टीचर्स हैं जिनके साथ आपने सिविल सर्विस की तैयारी की है, या अपने स्मॉल ग्रुप्स जो आजकल लोग बनाते हैं। देखिए, मैं बताऊंगा बड़े ग्रुप बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए, वो बिल्कुल आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और डिविएट करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन स्मॉल ग्रुप 2-3 लोगों को आप बनाएं अपने आप को टेस्ट करने के लिए, उनके साथ बातचीत अगर आप करेंगे, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मिरर एक्सरसाइजेस भी आप रेकमेंड करते हैं? ऐसा करना चाहिए ट्राई? करते हैं बहुत सारे लोग जो
जिनको शायद कोई अवेलेबल नहीं है या जो ज़्यादा शाय हैं इनिशियल फेजेस में, अपने आप के साथ किसी भी तरह से आपको जो भी चीज़ अच्छी लगे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए, आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक दिलचस्प बात जो मैंने आपको हो सकता है 10-11 जब आपने क्लियर किया था तब की बात कर रही हूँ, तब आपने कही थी कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें फीमेल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज देखने चाहिए और जो फीमेल हैं वो उनको मेल कैंडिडेट, ऐसा क्यों? मैंने शायद उसका एक लॉजिक उन दिनों ये भी था कि आप अपने आप को ये भी असेस करें कि देखिए जो बोर्ड आपके सामने बैठा है उनकी वेरीड एक्सपीरियंसेस हैं, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड से आए हुए कैंडिडेट्स को देखते हैं कि उनका आर्टिकुलेट क्या वो आइडियाज़ कैसे कम्युनिकेट कर पाए। मेरी जनरली एक्सपीरियंस ज़िंदगी में रही है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हैं। कम से कम JNK से जो बच्चे हमने देखे, वहाँ पे हमने देखे कि जो बच्चियाँ होती हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हैं। आई डोंट नो उसका रीज़न क्या है, वो एक रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। मैंने इसलिए कहा कि आप देखिए वो कैसे बात कर पाते हैं। इट्स वन ऑफ द वेज कि शायद मेल्स कुछ फीमेल्स से सीख सकें। इट्स अ वेरी फेमिनिस्ट काइंड ऑफ अ थिंग, आई थिंक। ओके, सो वी कैन नोट दैट। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि आपने लैंग्वेज का जिक्र यहाँ पे किया, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, कई बार ये होता है कि इंटरव्यू में कई स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे उतनी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती तो मैं शायद कुछ कम दिखूंगा या कम मेरा इंप्रेशन जो है वो क्रिएट होगा, ऐसा होता है क्या? देखिए रिसेंटली आपने भी सुना होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने 5 प्रंत के बारे में 5 प्रंत उन्होंने बताए, तो उसमें ये भी था कि डीकोलोनाइजेशन हमें करनी है। काफ़ी सारी दुनिया की इकोनॉमीज़ हैं, बड़ी सुपर पावर इकोनॉमीज़ जो लोकल लैंग्वेजेस है, जो उनकी एक एक लैंग्वेज होती है उस पर बात करते हैं। अगर आप यूरोप चले जाएँ, रशिया चले जाएँ, लैटिन अमेरिका चले जाएँ, वहाँ पे इंग्लिश का उतना कल्चर नहीं है। इवन चाइना आप चले जाएँ, तो ये जो कॉलोनियल ये हमें शायद जो रहा है एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि जो इंग्लिश बोलेगा कि शायद वही, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए जी लैंग्वेज कोई मेजर नहीं है आपकी काबिलियत का, और शायद ये बात अब हमारे देश में काफ़ी चली आ रही है कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं और आपके पास नॉलेज है तो लैंग्वेज का इंग्लिश बोल पाने से, तो जिन बच्चों को भी ये प्रॉब्लम है मैं उनको कहना चाहूँगा कि मेरी लाइफ में कम से कम सम ऑफ द बेस्ट माइंड्स जिनसे मैं मिला हूँ वो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं, और मैंने अपनी लाइफ में बहुत उनसे सीखा है। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, और मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ये नहीं समझा कि इंग्लिश होने की वजह से या इंग्लिश अच्छा बोलने की वजह से मे बी आपको कहीं कहीं एडवांटेज मिल भी जाता होगा अगर आप उस ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन कम से कम हमारे देश में मुझे लगता है हिंदी बोलने में अपने आप को गर्व होना चाहिए, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चों को होना चाहिए इसमें। लेकिन ये मतलब थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि ऐसी परसेप्शन ना सिर्फ यहाँ लेकिन काफ़ी जगह परसेप्शन बन जाती है, नॉट जस्ट यूपीएससी, लेकिन एक आम परसेप्शन है कि जिसको इंग्लिश बोलनी अच्छी आती है उसका इंप्रेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा टाइम लगेगा। वही जो हमने कहा कि डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड होने की ज़रूरत है कि हम जो अपनी जो हमारी कल्चरल चीज़ें हैं उनमें प्राउड फील करने में थोड़ा हमें वक्त लगेगा। बहुत हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक हमें बोला गया है कि नहीं, जो एंग्लिसाइज्ड इंडियन है वही बेटर इंडियन है। ये मकौले की जो माइंडसेट थी या फिलॉसफी थी, हम उसी एजुकेशन के प्रोडक्ट्स हैं। कुछ वक्त लगेगा हमें उन चीज़ों पे प्राउड फील करने में जो हमारी अपनी है। इंग्लिश भी अपना है, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ जो जिस तरह से जीना चाहता है उसको उस तरह का राइट होना चाहिए और उसको प्राउड फील करने का मौका मिलना चाहिए। हम तो इस वक्त बहुत प्राउड हैं क्योंकि हम एकदम कर्तव्य पथ पर आज अपने कर्तव्य की ओर अपना अग्रसर हैं। हम कर रहे हैं जी। वो भी हिंदी में, ये जरूरी। बहुत बड़ी बात है कि देखिए ये जो जैसे इस रोड की भी आप, दिस इज जस्ट एन इंटरल्यूड के, ये भी एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि डीकोलोनाइजेशन या हमारे जहनों से जो सर्विट्यूड या गुलामी है उसके उस इम्प्रेशन को निकालना कितना ज़रूरी है। हमें अच्छा नहीं लगने लगता अपना आप, हमें लगता है जो दूसरे हमें कहेंगे हम उस तरह से बनना चाहते हैं। वो चाहे आप ज़िंदगी में किसी भी चीज़ पे चले जाएं, तो एज नेशंस ऑल्सो हमें बोला जाता है नहीं, यू आर एन इन्फीरियर काइंड ऑफ अ कल्चर बिकॉज हम सुपीरियर हैं। तो मैं कोई इस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि वेस्टर्न ईस्टर्न ये वो, बट ये बात ज़रूरी है कि हम हर चीज़ पे प्राउड करें जो हमने इनहेरिट किया हुआ है। और इंग्लिश, हिंदी इज़ सच ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज। बाकी सारी लैंग्वेजेस हमारी जो इंडिया की देश की लैंग्वेजेस हैं, ऑल ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस। आप जिस लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट है उसमें बिल्कुल आप एक्सेस कर सकते हैं और आप एक्सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, एक यूपीएससी इंटरव्यू को लेकर जैसे मैंने कहा चर्चा काफ़ी रहती है। इसी चर्चा में बड़े वायरल से सवाल पूछे जाते हैं और वो बड़े अजीबोगरीब अतरंगे से सवाल होते हैं। हालांकि काफ़ी बार मैंने सुना है ये ऐसा नहीं पूछा जाता, लेकिन ये सिर्फ मिसकंसेप्शन है। ये पहले ज़माने में होता था कि आप चलेंगे बोर्ड में तो वहाँ पूछा जाएगा आप जितनी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आए तो कितनी सारी
क्या काउंट था उन सीढ़ियों जी। का, आपकी शर्ट के कितने बटन हैं एंड ऑल दैट। मुझे लगता है वो ज़्यादा अम्यूजमेंट है, वो बच्चों को इंटरेस्ट जगाने के लिए कि देखिए यूपीएससी में एक एक ऑरा क्रिएट किया जाता है ना। आपने बहुत सर्वेज देखे होंगे कि वर्ल्ड्स नंबर 1 एग्जामिनेशन, तो आईएएस वाले कहते हैं आईएएस है, मेडिकल वाले कहते हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 एग्जामिनेशन एम्स है, वहाँ पे सबसे टफ चीज़ें पूछी जाती हैं। हर एग्ज़ाम हर स्टेज पे आपके टफ होता है और मुझे नहीं लगता ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कम से कम मेरे तजुर्बे में और जो बच्चे जिन बच्चों से मैंने बात की है, मुझे तो ऐसा कुछ सुना है। आई थिंक दे आर वेरी रैशनल पीपल जो आपसे बिल्कुल लॉजिकल सवाल पूछते हैं। तो किस तरह के सवाल फिर पूछे जाते हैं कि आम तो हमें जो टॉपर्स के इंटरव्यूज आते हैं, बातचीत उनसे करते हैं तो पता लगता है कि ये पूछा गया। कई बार आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो भी टेस्ट करने के लिए बड़े आम से सवाल पूछ लिए जाते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले सिर्फ इतना है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो 2 बार आपको रिकॉल करना पड़ेगा और वो भी आपको भारी लगेगा। देखिए कभी बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती हैं या कॉमन सेंसिकल थिंग्स जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता है, तो वो जो हमारा अपने आप के साथ डायलॉग है वो बड़ा ज़रूरी है। तो कभी कभी डेफिनेटली ऐसे सवाल जिनके बारे में जो आपने बहुत अच्छे से कहा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका देखने के लिए वो पूछे जाते हैं, मगर वो आपको कोई हरासमेंट करने के लिए नहीं पूछे जाते हैं। आइडियली एक्सपेक्टेड है कि वो सवाल आपको पता हो, हमें तो पता होना चाहिए हमें क्या अच्छा लगता है। यूजुअली हम जैसे कॉफ़ी विद करण वाले सवाल है ना कि 3 चीज़ें बोलिए अगर आप करना चाहेंगे व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आपके अच्छे कौन से लोग लगते हैं, हमने कभी सोचा नहीं होता है, जबकि वो सवाल फंडामेंटल है, बहुत बेसिक सवाल है। तो मैं ये कह रहा था कि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले सवाल है वो आपको मे बी माहौल बनाने के लिए पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग के लिए, वो आपको परेशान करने के लिए नहीं पूछे जाते। आइडिया इज ओनली टू बिकम फ्रेंडली विद यू, ताकि आप बाकी सवालों के जवाब दें, उनमें कोई हरासमेंट की आप पर, बिकॉज देयर आर नो राइट एंड रॉन्ग आंसर्स टू देम। मैं आपको बताऊं, आप अपने बारे में बोलिए, आप जो भी बोलें वो चला जाए, वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अच्छा, आपने आइस ब्रेक करने की बात की। अब इंटरव्यू में कई स्टूडेंट्स हैं जो खुद ये गुस्ताखी कर देते हैं कि आइस ब्रेक हम ही कर दें। कोई गाना सुना के आ जाता है, किसी के लिए वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का बड़ा अच्छा इंप्रेशन दे जाता है। अब ऐसा कोई गुस्ताखी, ऐसी कोई मुझे नहीं हिम्मत लगता करनी चाहिए? गुस्ताखी की बात है इसमें। देखिए आपको जो कहा जाएगा, यू आर इन अ वेरी डिसिप्लिन, वेरी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्पेस में आप उस टाइम है, और वो जो लोग आपके सामने बैठे हैं दे आर वेरी रिस्पेक्टेड पीपल, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है एंड दे आर ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर ऑल। अगर वो आपको ह्यूमर करने की कोशिश कर रहे हैं, दे वांट यू टू चीयर अप, मुझे लगता है उसमें यू शुड गो विद द मूड। अगर आपको लगेगा वहाँ सीरियसनेस है, स्ट्रिक्टनेस है, जैसे फॉरेन पॉलिसी डिस्कस हो रही है देश की, सिक्योरिटी पॉलिसी डिस्कस हो रही है, और आप यू स्पर्ट इनटू अ सॉन्ग, मुझे लगता है उसमें थोड़ा अजीब लगने लगता है। आफ्टर ऑल दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, वो आपको वो सिग्नल दे देंगे, आप अपॉर्चुनिटी ले लीजिए जो आपको कहना है। अच्छा, अब इंटरव्यू में, क्योंकि जैसे हमने कहा कि इंटरव्यू को लेकर बहुत सवाल आते हैं स्टूडेंट्स के, किस तरह की चीज़ें जो हैं आप याद रखें जब आप इंटरव्यू में आप जाएं? ऐसी 2-3 चीज़ें जो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए। सवालों के जवाब तो आप उनको नहीं बता सकते जाके, लेकिन आप उनको ये ज़रूर बता सकते हैं कि उनका कंडक्ट कैसा रहना चाहिए, उन्हें किस तरह आंसर नहीं आता तो कैसे जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कॉन्फिडेंस एक तो बड़ा ज़रूरी है, कि आप समझें कि आपको अपने आप में बिलीफ है कि मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा हूं, ये कोई मजाक नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप ब्लफ नहीं कर सकते हैं, आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे इतने सवाल पूछे जाएंगे कि आपको पूरा मौका मिलेगा। 40-45 मिनट तक इंटरव्यू चलता है, जिसमें आपसे पूरा मौका दिया जाएगा आपको बात करने का। तो यू विल गेट फुल अपॉर्चुनिटी टू टॉक एज मच एज यू वांट टू टॉक। अब उसमें आप बीच में ब्लफ करना चाहिए, धोखा देना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए जस्ट टू मे बी इम्प्रेस द एग्जामिनर्स, इंटरव्यू पैनल, वो मुझे लगता है ठीक नहीं लगता है। आपको ऑनेस्टली और अपनी बैलेंस के साथ, एक तो ये है कि हमें जल्दबाजी होती है कि हम जवाब दे दें, मुझे खुद को ये प्रॉब्लम है कि मैं कभी जल्दबाजी करता हूँ, तो हमें सवाल सुनने के बजाय जवाब देने की जल्दी होती है। तो आई थिंक एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ी जो एक चीज़ होनी चाहिए कि आप सवाल को सुनें और समझें। समझना ज़्यादा ज़रूरी है जवाब देने के बजाय। अगर आप उस पर फोकस करेंगे, आप 1 मिनट ले लें, आप तब तक एक इंट्रोडक्टरी स्टार्ट करें, उनके साथ बात करना स्टार्ट करें और अपने थॉट्स को गैदर करके प्रॉपर्ली जवाब दे दें, फिर आपको ये परेशानी नहीं होगी। अच्छा, आपके कोई ऐसे किस्से हों जो इंटरव्यू के दौरान के या अपने यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान के, कि आपने सोचा हो कि भाई ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था? मुझे लगता है यूपीएससी तैयारी के दौरान क्या हो रहा था कि मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया था। ठीक है, तो मैं जुनूनी हो गया था, पागल नहीं हो जाता कोई। मुझे लगता था बस यही है, और मेरे को होड़ लगी थी पढ़ने की जितना, तो मुझे लगता था उन दिनों
शायद मैंने अपने आप पे चीज़ों को मुश्किल कर दिया था। आज मुझे रियलाइज़ होता है नहीं, उस बीच में भी मैं दोस्तों से भी मिल सकता था, मैं आई कुड हैव माय लाइट मोमेंट्स आल्सो, मैं चिल भी कर सकता था, पार्टी भी कर सकता था। शायद उन दिनों वो कुछ चीज़ें मैंने मिस करी, तो मैं रिलैक्स करने की जो सजेशन देता हूँ प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स को कि आप इस एग्ज़ाम को बिल्कुल कूल माइंड से ले लीजिए। परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जो बाकी ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनको भी आप एंजॉय करिए और जितना टाइम आपको हो सके उतना दे दीजिए एग्ज़ाम को भी। यू विल लेटर ऑन नॉट रिग्रेट कि आपने अच्छी चीज़ें और मिस की लाइफ में। जी। और अंत में एक दो स्टूडेंट्स के सवाल हैं, हैंडराइटिंग को लेकर सवाल है कि भाई हैंडराइटिंग कितनी ज़रूरी है प्रेजेंटेशन? मुझे ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और हैंड राइटिंग मैं सच बताऊं आपकी अच्छी थी? मतलब ओके डॉक्टर होने की वजह से हमें कोई हैंड राइटिंग वैसे हमारी कोई ज़्यादा इंस्पायरिंग हैंड राइटिंग नहीं होती है, बट स्टिल मुझे जो लगता है कि हैंड राइटिंग का डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो लेजिबल होना चाहिए। आप लिखें और वो कोई पढ़ ना पाए और उनको या एफर्ट लगाना पड़े पढ़ने में, तो उसमें आपकी सारी जो मेहनत है वो वेस्ट हो सकती है। थोड़ा बहुत साफ लिखना ज़रूरी है जी। हाँ, बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर भी सवाल है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है अपना वो किस तरह से चूज़ किया जाए, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के आधार पर या आपको एक होलिस्टिक अप्रोच वहाँ मुझे दिखाकर? लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है ये एक ऐसा कंफ्यूजन है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों में, जब तक वो मेंस भी लिखने जाते हैं, इंटरव्यू में भी जाते हैं, माइंड में उनको हमेशा ये बात रहती है शायद मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट सही से चूज नहीं किया। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इनिशियल रिसर्च नहीं किया होता प्रॉपर्ली। मेरी एक सजेशन है बच्चों से कि आप ऐसा करें, जब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट देना होगा ना, आप 2-3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को पहले शॉर्ट लिस्ट करें। मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस लगता है मेरे को ठीक। उस पर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, एक एक किताब भी ला दें, रेफरेंस बुक तीनों की, उनका सिलेबस भी थोड़ा सा देख लें अगर आपने पढ़ा नहीं है उससे पहले, ठीक है ना। उनके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आपको ऑनलाइन पीडीएफ में मिले, थोड़ा रिसर्च करो, 10 दिन लग जाए इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में। जो आपको इन सब्जेक्ट्स में से सबसे ज्यादा सूटेबल लगे ना, उसको चूज करो। ये ना देखो कि हमें जी किसी ने ले लिया, फलानी टॉपर ने, उसने एग्जाम में बोला वहां अच्छे मार्क्स आते हैं तो मैंने लिया। आई थिंक अपनी कंफर्ट, अपना एप्टीट्यूड उस सब्जेक्ट के लिए देखना, और अगर आपका कोई प्रीवियस बैकग्राउंड है उस सब्जेक्ट में, आपने डिग्री की है उसमें, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपको एप्टीट्यूड है लिखने का उस सब्जेक्ट में। काफी सारे लोग कॉलम्स लिखना अच्छा लगता है उनको, वो पॉलिटिकली होते हैं कॉन्शियस, पॉलिटिक्स में जबरदस्त इंटरेस्ट लेते हैं, उनको उसी तरह से सब्जेक्ट लेना। किसी को लिटरेचर, शायरी का मन है, तो अपने अपने आप को जान के आई थिंक आपको ये सब्जेक्ट्स चूज अच्छा, करने एक चीज और, डैफ कितना जरूरी है, क्योंकि वहां से आपसे काफी सवाल निकाल लिए जाते हैं इंटरव्यू में। कहाँ से? डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, जिसमें हाँ, आप जो आपका तमाम डिटेल्स। जी। हमारे टाइम उसको सप्लीमेंट्री शीट बोलते थे। अच्छा। तो वो आपको अपने आप को जानना बड़ा जरूरी है, जो जी। आपने पहले ही कहा कि देखिए, आप अगर किसी एग्जाम, इतने बड़े कॉन्टेस्ट में जा रहे हैं और आपको अपने बारे में नहीं पता, और आपने ऐसी चीजें लिखी हैं, लिखी हॉबी कोई पता नहीं इधर उधर की, मन किया आपको, एंड यू डोंट इवन नो, तो आप उसमें खुद को मिसलीड कर रहे हैं। तो आप अपने आप को जानते हैं, अपनी एजुकेशन बेसिकली क्या है, आपको मौका मिलता है कंटेम्पलेशन का, कि आप सोचें अपने आप के बारे में। दैट्स द आइडिया। एक इंसान इतने बड़े इस कर्तव्य पथ के जर्नी पे चल रहा है, आपको देश के लिए बहुत बड़ा कुछ करने का मौका मिल रहा है, लेकिन आपको अपना ही नहीं पता आप कौन हो, आपकी चॉइसेस क्या है, आपकी जिंदगी में प्रायोरिटीज क्या है, आपका जर्नी क्या है, आपका गोल क्या है जिंदगी में, है ना, आपकी प्रायोरिटीज क्या है जब आप कुछ करेंगे। तो उन सवालों के बारे में आपको जो कंटेम्पलेशन का मौका मिलता है, उसको आप करें, बार बार सोचें कि मैं कौन हूँ। वो आपको शायद अगर ऑफिसर बनने में मदद न करें, आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद जरूर कर सकते हैं। अच्छा, और यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास के अंत में एक शगुन है जो हम करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास नाम ही है, तो एक एक्स्ट्रा टिप तो आपको देनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा टिप मुझे लगता है, जो मैं, आप बोलेंगे, मैं कहूंगा कि इंटरनेट आपके पास इतना बड़ा रिसोर्स है आज कि आपको जहां जहां मौका मिले, आप अपने फोन को आप जितना यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए, उसको यूपीएससी के लिए आप बस यूज करें। सोशल मीडिया, जैसे आपने पहले कहा, कि एक एडवांटेज भी है मगर एक न्यूसेंस भी है, आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो जितनी देर आपके हाथ में फोन है, जो आपका स्क्रीन टाइम है, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप उसको विकिपीडिया या जो बाकी रिलायबल जो रिसोर्सेज हैं आपके अवेलेबल, अब आप फिर पढ़ना बंद करेंगे, उसके बाद रिकॉल पे फोकस कीजिए। आप वॉक करने हैं, आप वॉशरूम गए हैं, आप शॉप पे कहीं पे, अपने माइंड में चलाते रहिए। योर माइंड शुड ऑलवेज बी लाइक अ बी हाइव, जिसमें आपकी ना सोच में चल रहा है कि आप इसी के साथ जुड़े हुए हैं।
दैट इज शायद तब आप शायद कल एग्जाम में भी उसको रिकॉल कर पाएंगे। अदरवाइज आप पढ़ेंगे और वहाँ भूल जाएंगे, आपको याद नहीं आ पाएगा। तो याद करने की जो टेक्निक्स है ना, मेमोराइजेशन और रिकॉल के, उन पे थोड़ा फोकस करना है। और मेडिटेशन में कहूँगा करना चाहिए। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बैठें, सोचें आपने क्या पढ़ा और पूरा याद करने की कोशिश करें कि मेरी लाइफ में क्या हुआ है, अभी मैं कहाँ हूँ। आई थिंक दैट्स गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम। जी। और फैसल जी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए। आगे भी न्यूज़ Thank तक you की very एक्स्ट्रा much. क्लास में कर्तव्य पथ पर हम चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे। यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास में भी हम अगले एपिसोड के लिए आप थोड़ा इंतजार करिए, 1 हफ्ते का इंतजार और फिर हम मिलेंगे आपसे एक नए गेस्ट के साथ।